हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नए लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और जिसके अंदर दो फेसेस आते हैं जिसमें हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इनको हम समझेंगे और इनके दरमियान में डिफरेंसेस को भी हम यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर जो है, जो इन्वायरमेंट के अंदर एयर मौजूद है या एटमॉस्फेरिक एयर जो है, उसको हम इनहेल कर रहे होते हैं इनसाइड द लंग्स। जब वो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती हैं तो लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं एल्वोलाई, जहां पर वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं, ये दो मेन गैसेस हैं जो हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर बनती हैं या यूज होती हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर चली जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन लंग्स जो है वो एल्वोलाई के थ्रू ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं। और उसके अलावा ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां पर आ जाती है, एल्वोलाई के अंदर आ जाती है, जिसको हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सहेल करना। तो यहाँ पर दो स्टेप के अंदर या दो फेसिस के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम समझेंगे। सबसे पहले है इंस्पायरेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो एयर बाहर की मौजूद है उसको इनहेल करना इनसाइड लंग्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन में आप ये कह सकते हैं कि भाई एयर जो मौजूद है, ये एयर कहां मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मौजूद है। इस एटमॉस्फेरिक एयर को मूव करवाना है किसके अंदर, ये लंग्स के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक एयर का मूव होना इनसाइड द लंग्स, इसको नाम क्या देते हैं, इंस्पायरेशन का नाम देते हैं। और वही प्रोसेस जब एयर इनहेल हो जाती है गैसेस एक्सचेंज होने के बाद, यही लंग्स वाली जो एयर है वापस हम कहां रिलीज करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जब रिलीज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सपायरेशन। मतलब कि लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद है उसको वापस एक्सहेल करना, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करना, ये कहलाता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन के लिए एक और टर्म यूज होता है, इनहेलेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह एक्सपायरेशन के लिए हम लोग एक्सहेलेशन वर्ड यूज कर रहे होते हैं। चलें इसके बारे में थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अगर इंस्पायरेशन करनी है तो इंस्पायरेशन करने के लिए क्या है, जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर इनहेल करने के लिए हमारे पास ये जो चेस्ट कैविटी है या जो हमारे पास जो लंग्स है, इनके वॉल्यूम को हमें इंक्रीज करना है। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा, तब बाहर की एयर इनहेल होगी। बात समझिएगा, क्या करना है, इस चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है, प्रेशर डिक्रीज होगा, तभी बाहर की एयर हमारे लंग्स के अंदर इनहेल होगी। तो यहां पर एक आपने ये चीज डिस्कस की होगी कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। वॉल्यूम जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां पर ये सेम मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई होता है कि हमें अगर बाहर की एयर को लंग्स के अंदर इंटर करना है, इनहेल करना है, तो पहले हमें चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का या लंग्स का वॉल्यूम क्या करना है, हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है। इंस्पायरेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम जो है किसका, थोरेसिक कैविटी या आप लंग्स का कह सकते हैं, वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ये बात नोट कीजिएगा कि इंस्पायरेशन में वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए बाहर का जो एयर है, बाहर की एयर, उसको हमें इंटर करवाना है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जगह ज्यादा हो जाएगी, तो प्रेशर जो है लंग्स के अंदर एयर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब ये कौन करवाता है कि भाई वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है और प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज है, कौन करेगा, उसमें ये चीजें काम करती है। हमारे पास जो लंग्स मौजूद होते हैं ये बाहर से रिब्स के थ्रू कवर होते हैं, और रिब्स के अंदर एक किस्म की मसल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रिब्स मौजूद होती है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे पास स्टर्नम है और यहां पर इस तरह से रिब्स हैं। तो इन स्टर्नम और ये रिब्स और ये रिब्स, इन रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं तो इसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में जो एक रिब्स और दूसरे रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको नाम क्या देते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं, इंटरनल, और दूसरे जो होते हैं वो रिब्स के बाहर होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। अब याद रखिएगा इन दोनों मसल्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा।
सबसे पहले इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मैंने कहा दो तरह के, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे कौन से, एक्सटर्नल। हमें अगर इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है, तो क्या होता है कि इंटरनल जो और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो बाहर वाले होंगे, ये होंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे। तो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ये हमारे देखिए चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसको आउटवर्ड मूव करवा रहे हैं, और स्टर्नम जो है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपके पास जो है ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इंटरनल क्या होंगे, यहां पर ये हो जाएंगे रिलैक्स। जिसकी वजह से क्या होगा, रिब्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, ये जैसे कंट्रैक्ट होंगे तो रिब्स जो है ये आउटवर्ड मूव करेगी, और स्टर्नम जो है ये क्या होगी, अपवर्ड, जिसकी वजह से ये जो हमारी चेस्ट है ये थोड़ी फूल जाएगी। मींस कि ये वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर की एयर ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी। क्योंकि आप देखें, इनसाइड द चेस्ट कैविटी या लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज। बाहर की एयर का प्रेशर अब ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से एयर कहां आएगी, लो प्रेशर की तरफ। क्योंकि हमने कहा ना, प्रेशर डिक्रीज हो चुका है चेस्ट कैविटी के अंदर। उसको करवाने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है, और इंक्रीज करवाने के लिए ये चेंजेस आएंगी। तो ये हो गया हमारे पास इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। उसके अलावा एक और चीज है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, इसके नीचे एक मस्कुलर शीट पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो यहाँ पर डायफ्राम जो है, जब हम रेस्ट में होते हैं, मतलब कि हम ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं, उस वक्त ये डायफ्राम जो है वो किस शेप में होता है, वो डोम शेप के अंदर होता है। किस शेप में होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, किस शेप में होता है, डोम शेप कहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से बिल्कुल डोम शेप में होता है। लेकिन जैसे ही डायफ्राम एयर को इनहेल करवाना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना, तो डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर किस शेप में आ जाएगा, फ्लैट शेप के अंदर आएगा। डोम शेप से कन्वर्ट होकर किस शेप में हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। पहले इस तरह से था, इस तरीके से था, अब ये बिल्कुल इस तरह से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या हो गया है, फ्लैट। तो एमसीक्यूज में आ सकता है डायफ्राम फ्लैट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। और अगर रिलैक्स कंडीशन में डायफ्राम है तो किस शेप में होगा, वो डोम शेप के अंदर होगा। तो ये हो गया आपके पास इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जो इसको कहा जाता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। भाई एक्टिव प्रोसेस क्यों कह रहे होते हैं, दरअसल इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज होती है, और दूसरा ये मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। ये इंटरकोस्टल मसल्स इसमें कंट्रैक्ट होते हैं, और एनर्जी के यूज होने की वजह से इसको कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस का नाम देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं एक्सपायरेशन की तरफ। एक्सपायरेशन जो है इसको कंसीडर किया जाता है पैसिव प्रोसेस। अब देखें, ये समझ में आ गया तो आप इसके सिर्फ अपोजिट वो काम होगा, ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हम इंटरकोस्टल मसल जो कंट्रैक्ट हुए थे वो वापस यहां पर क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और इस वजह से यहां पर एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पैसिव प्रोसेस। दूसरा, यहां देखें वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें एयर जो लंग्स के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालना है। इसी को तो कह रहे हैं ना एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, क्या कह रहे हैं कि एयर को बाहर रिलीज करना है। तो उस वजह से आपको वॉल्यूम वापस क्या करवाना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। वॉल्यूम जैसे डिक्रीज हो जाएगा, तो यही मैंने बात की है कि जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब बाहर का प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू लंग्स के हिसाब से, तो जिसकी वजह से यहां पर जो एयर मौजूद है लंग्स वाली, वो कहां रिलीज हो जाएगी, वो कहां रिमूव हो जाएगी, वो बाहर की तरफ हम उसको रिलीज कर देंगे। तो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। इस कंडीशन से क्या होगा, एयर जो है वो एक्सेल हो जाएगी। अब ये कौन करवाता है भाई, वॉल्यूम डिक्रीज कौन करवाता है और प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, वो सेम इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स जो यहां पर कंट्रैक्ट हुए थे वहां पर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। यहां पर क्या एक्सटर्नल मसल्स क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये वापस क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे।
लेकिन इसके साथ इंटरनल जो है इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वो रिब्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। ये जो है ना, पहले हमने ऐसे हो गए थे, अब ये अंदर की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी चेस्ट कैविटी ये अंदर की तरफ जाएगी। तो जब अंदर की तरफ जाएगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड देन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये कंट्रैक्ट होकर वॉल्यूम को डिक्रीज करवाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही इंटरनल मसल्स जो इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो चेंजेस आती हैं, रिब्स कहाँ मूव करेंगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ वापस जाएंगी। स्टर्नम जो ऊपर गया था यहां पर, इस कंडीशन में स्टर्नम क्या होगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। और डायफ्राम जो है यहां पर जब फ्लैट शेप का हुआ था, वापस यहां पर किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर वापस डोम शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, वापस किस शेप में आ जाएगा, डोम शेप के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।